मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एप्स्टीन जैसा केस होगा और हमारे प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मुल्क की साख होता है, एक मुल्क का गौरव, इकबाल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये काम कर गया, यानी कि मेरी सलाह काम कर गई। आपने कभी सुना होगा ऐसा कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कन्विक्टेड टैक्स ऑफेंडर को एज अ लॉबीइस्ट यूज कर रहा है? तो इसकी पूरी बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, इससे आप समझेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया तो देखिए इसको दबा देगा 100%, ना इसकी सच्चाई आने देगा, ना आपको पता चल पाएगा कि किस हद तक हम लोग इसमें, हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। तो हमारे हरदीप सिंह पुरी भी इनसे मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स में साफ है, आप गूगल करके ख़ुद भी देख सकते हैं। इनका इंटरेक्शन रहा है हरदीप सिंह पुरी से। हरदीप सिंह पुरी जो थे वो अब तो मिनिस्टर हैं, पर पहले वो हमारे एम्बेसडर भी रह चुके थे टू द यूनाइटेड नेशंस। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको नकार रही है। स्पोक्स पर्सन ने MEA के कहा कल कि ऐसे व्यक्ति के जो कन्विक्टेड ऑफेंडर हो उसकी बात पे क्या, पर ये डिबेटिंग में साफ कहा जाता है कि आप आर्ग्यूमेंट पे नहीं आर्ग्यू करो, बट आप किसने आर्ग्यूमेंट किया उस पे आर्ग्यू करो। ईमेल में जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सच ही है कि कतर इनसे एडवाइस ले रहा है, कतर का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, तो ये भी चीज़ सच है। फिर इसका मतलब ये है, क्योंकि कोई नकारा भी नहीं गया। जब राफेल का डील हुआ उसमें अनिल अंबानी को लिया गया एज एन ऑफसेट पार्टनर, किकबैक्स का एलिगेशन है, तो यहाँ से तो हमारी सरकार ने और सबने इसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी नहीं किया। पर फ्रांसवा होलांड जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि रिलायंस के लिए प्रेशर इंडिया से आया, इंडियन गवर्नमेंट से आया। इसी तरह से आप देखिए कि किस तरह से अडानी के साथ हो रहा है। गौतम अडानी के ऊपर इंडाइटमेंट है US कोर्ट्स में और अरेस्ट वारंट है, और दो किस्म का है, एक तो सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस। इनके जहाज़ में वो बैठ के आए जब प्रधानमंत्री का शपथ लेने आए 2014 में, हालांकि वो एलिजिबल थे गवर्नमेंट प्लेन में आने के, पर उनके प्राइवेट जेट में आया अडानी के। एक तरह से सिग्नल भी दिया उन्होंने। और आप आज तक देख लीजिए, जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे अडानी का डील होता है। ये अपने साथ इजराइल लेके गए, उन्होंने हाइफा पोर्ट ले लिया अडानी ने। नमस्कार, सलाम दोस्तों। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने मेरा भी दिमाग उड़ा दिया है। ये कि एप्स्टीन फाइल्स में 5 मिलियन नए डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुए हैं, जिनमें से एक में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और उनके साथ उनके इंटरेक्शंस हैं जो दिमाग उड़ाने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि एप्स्टीन जो थे वो एक कन्विक्टेड सेक्स ट्रैफिकर, पीडोफाइल, यानी 13 साल तक की बहुत सारी लड़कियों को सेक्स करना और उनको सप्लाई करना, और प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलाते थे। और कहते हैं कि 1000 के ऊपर लड़कियां जो थी वो इनकी विक्टिम्स थी, और बहुतों ने इनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगा दिए थे पहले ही। क्या हुआ था कि 2005 में एक 13 साल की बच्ची की माँ ने इनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया था फ्लोरिडा में, तो इनके अगेंस्ट केस चला, पर उस केस में इनको लीनियंसी दिखाई गई क्योंकि इनके कुछ US और इजरायली इंटेलिजेंस के साथ और बड़े ताकतवर लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स थे। तो जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी अंडर प्रेशर थे, तो इनको एक प्ली डील दी जिसमें इन्होंने एडमिट किया और इनको 13 महीने के लिए सेंटेंस कस्टडी हुई, जिसमें इनको काफ़ी फ्रीक्वेंटली वर्क लीव्स मिलती थी। तो इनको पूरी तरह से पनिशमेंट मिला नहीं था, पर ये कन्विक्टेड थे सेक्स ऑफेंडर और फॉर सोलिसिटिंग सेक्स एंड ऑल्सो फॉर कोर्सिंग एंड परचेजिंग विद अंडर एज गर्ल्स। तो जब ये हमारे प्रधानमंत्री को मेंशन कर रहे हैं अपने ईमेल में, मैं वो आपको एग्जैक्ट पढ़ के भी सुनाता हूँ। यह जुलाई 2017, 6 जुलाई 2017 के ईमेल में ये मेंशन करते हैं, और आप अगर ज़रा गौर फरमाएं तो देखिए कि किस तरह से ये रेफ़र कर रहे हैं।
पहले कुछ इसी में कतर के बारे में कहते हैं कि कतर के अगेंस्ट ये जो एलिगेशंस हैं कुछ कि टेरर फाइनेंसिंग की है, ये मेरे ख्याल से हमास के लिए रेफ़र कर रहे हैं टेरर फाइनेंसिंग को, और इसमें कैसे निकलना चाहिए उनको, और कैसे इनएक्सपीरियंस्ड हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, और हर तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे आप सेटअप कीजिए एक फ़ंड, बिलियन डॉलर फ़ंड, और ये वो टेरर विक्टिम्स के लिए, उससे आपकी पब्लिक इमेज ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद ये कहते हैं, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. बीच बीच में फुल स्टॉप्स और डैश हैं, यानी कि इसका अनुवाद हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये काम कर गया, यानी कि मेरी सलाह काम कर गई। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी सुना होगा ऐसा कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर को एज अ लॉबीइस्ट यूज कर रहा है, एज एन इन्फ्लुएंस पेडलर? तो इसकी पूरी बैक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, इससे आप समझेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो देखिए इसको दबा देगा 100%, ना इसकी सच्चाई आने देगा, ना आपको पता चल पाएगा कि किस हद तक हम लोग इसमें, हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। अब दो तीन चीजें हैं, पहले तो एक जेफरी एप्स्टीन की कहानी है, दूसरी हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। आप ये समझिए कि इसके अकॉर्डिंग पहली बात तो हमने इनका एडवाइस सीख किया, प्रधानमंत्री ने इनका एडवाइस सीख किया जेफरी एप्स्टीन का, यानी कि जेफरी एप्स्टीन को एक लॉबीइस्ट के बतौर इस्तेमाल किया गया। आप ये मुझे बताइए, मेरी अकल ये काम नहीं कर रही कि इतने सारे लॉबीइस्ट हैं अमेरिका में, क्या ज़रूरी था कि एक ऐसे सेक्स ऑफेंडर के पास ही जाएं? दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हमारा इनका इंटरेक्शन रहा है हरदीप सिंह पुरी से। हरदीप सिंह पुरी जो थे वो अब तो मिनिस्टर हैं, पर पहले वो हमारे एम्बेसडर भी रह चुके थे टू द यूनाइटेड नेशंस, और जवानी में एबीवीपी के मेंबर थे वो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, बीजेपी का स्टूडेंट विंग है। और ये मिस्टर जेटली जो हमारे अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले, और कासम खास थे मोदी जी के, उनके भी दोस्त थे। तो इससे पहले वाली पेज पे वो कह भी रहे हैं कि द एनवॉय केम फ्रॉम मोदी टू मीट मी, 2 बार मेंशन करते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें गेम प्लान क्या है, तो मोदी जी जो बाहर के विदेशी लीडर्स को गले लगाते थे, चिपकाते थे, हिंदुस्तान में तो कभी नहीं करते किसी के साथ, किसी को अपने बराबर भी नहीं आने देते फ्रेम में। वो एक ख़ास मकसद से था, दिखाने के लिए कि मेरी बड़े-बड़े लोगों से दोस्ती है, ट्रम्प, ओबामा, इन सब से। और इससे जो है यहाँ पे वोट बटोरते थे, और उनके प्रशंसक खुश भी होते थे, चाहे वो भक्त हों या ना हों। और दूसरा गेम प्लान ये है कि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, वो इज़राइल को बहुत फ़ेवर करती है। वो समझती है कि इज़राइल कोई एक मुस्लिम हेटिंग देश है, और हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है, और हम उससे सीख सकते हैं। जैसे ये सब चीज़ें उन्होंने इज़राइल से ली हुई हैं कि बुलडोज़र्स का यूज़ करना, या इनोसेंट लोगों पे, मुसलमानों पे, और उनको नौकरियों से बर्खास्त कर देना, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो यहाँ पे हो। और ये जो ये कि हम इज़राइल से सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके घर में घुस के मारेंगे, ये सारी चीज़ें आइडियोलॉजिकल लेवल पे उनको लगता है कि वो हमारे दोस्त हैं। वरना अगर आप मटेरियल एस्पेक्ट्स में देखें, यानी कि हमें कितने हथियार मिले और क्या इंटेलिजेंस मिला, तो हमारी रिलेशनशिप तो नरसिम्हा राव के टाइम से बहुत अच्छी थी। यानी पिछले 40 साल से, 35 साल से तो कम से कम हमारी रिलेशनशिप इज़राइल के साथ बहुत अच्छी है। हम वेपन्स ले रहे हैं पिछले 30-35 साल से लगातार, हर तरह के वेपन्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वेपन्स हों, आप गूगल करके देख सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट हो, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हो। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने रिलेशनशिप शुरू करी,
तो फिर ऐसा क्या है इज़राइल में कि उनको ये खुश करने की कोशिश करें? और ऐसा भी क्या अ, मजबूरी थी कि वो ट्रंप के लिए, जैसे ये बता रहे हैं एप्स्टीन की, सिंग एंड डांस फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट एंड इट वर्क्ड। तो ये क्या चीज़ें थी? अब मैं आपको थोड़ा-सा जेफरी एप्स्टीन के बारे में बताता हूँ, उनके पास्ट के बारे में। जेफरी एप्स्टीन जो थे वो शुरू से ही फ्रॉड थे। आप चाहें तो गूगल कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़ लें, जो भी चाहे पढ़ लें। ये पहले इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में, जो बहुत महंगा था न्यूयॉर्क में, डाल्टन, वहाँ से शुरू किया। 74 से 76 तक वहाँ पे ये क्वालिफ़ाइड नहीं थे वहाँ पे टीचर बनने के लिए, पर किसी तरह से घुस गए अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके। वहाँ पे एलिगेशंस भी थे इनके लड़कियों के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के, और इनको 76 में फायर कर दिया गया उस स्कूल से। 76 के बाद से ये बेयर स्टर्न्स में आ गए, क्योंकि वहाँ पे एक मिस्टर ग्रीनबर्ग थे, वो भी इनकी तरह यहूदी थे, एप्स्टीन भी यहूदी थे। एक पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे ज़ायनिस्ट और यहूदी डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने इनको खींच लिया और उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और फिर इनके बेयर स्टर्न्स के बड़े बॉसेस की में से एक बॉस की बेटी के साथ इनका अफेयर था, इनको ले लिया गया। पर बेयर स्टर्न्स से भी ये फायर हो गए। 79-80 में पता चला कि ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करते थे, तो बेयर स्टर्न्स से भी फायर हो गए। फिर उन्होंने अपने आप को, जिसे कहते हैं एज़ अ बाउंटी हंटर, एक सेटअप किया कि ये जिन लोगों के पैसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के गायब हो गए, वो इनको निकालेंगे पैसों को। कभी-कभी फर्म्स कोलैप्स हो जाती हैं, फ्रॉड हो जाता है। पर ये करते-करते वो बहुत बड़े-बड़े यहूदी इन्वेस्टर्स जो थे लंदन के, उनके कॉन्टैक्ट में आ गए। ये एक इनके साथी कहते हैं कि ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए भी काम करते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद मोसाद और सीआईए के लिए भी काम करते थे, क्योंकि इनके पास एक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट था, बिना ऑस्ट्रिया में कभी रहे, जो दिखाता था कि ये सऊदी अरब में बेस्ड है। तो हमें ये पता है कि ऑस्ट्रियन जो सीक्रेट सर्विस है उसकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मोसाद के साथ। उन्होंने काफ़ी सारे सीरियन जो असद के अंडर क्रिमिनल्स थे रजीम में, जो मास मर्डर के एक्यूज थे, उनकी भी मदद की है ऑस्ट्रियन इंटेलिजेंस ने। उनको पासपोर्ट देके वियना में रखा था। तो ये एक लेवल था। दूसरा लेवल इनका ये था कि ये बड़े-बड़े लोगों के बड़े क्लोज़ हो जाते थे। मिसाल के तौर पे इनके 2 सबसे बड़े क्लाइंट, दोनों से 200-250 मिलियन डॉलर इन्होंने कमाए। एक थे मिस्टर ब्लैक, वो एक हेज फंड टाइप प्राइवेट इक्विटी फंड चलाते थे, जिनको ये एडवाइस भी देते थे और लड़कियों में मदद भी करते थे। और एक थे मिस्टर वेक्सनर। मिस्टर वेक्सनर के भी ये ख़ासम ख़ास हो गए थे। मिस्टर वेक्सनर वो हैं जो विक्टोरिया सीक्रेट के ओनर हैं। तो ये उनकी फाउंडेशन और बहुत सारी के हेड करते थे, और उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी देते थे, पता नहीं और क्या करते थे। पर ये जब जाते थे लड़कियों के सामने, और अंडर एज गर्ल्स और जो मॉडलिंग करने आती हैं, उनको दिखाते थे कि मैं एक टैलेंट स्काउट हूँ, और उनको एक्सप्लॉइट भी करते थे विक्टोरिया सीक्रेट्स वालों का। तो ये इनकी कहानी रही है, और थ्रू आउट दिस पीरियड ये ख़ासतौर से 80s में ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी थे। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी साठगांठ इस तरह से थी कि पार्टीज़ में भी मिलते थे ये, और शर्तें भी लगाते थे औरतों पे कि कौन पहले पटाएगा उस औरत को, और खुद मिलके हंटिंग भी करते थे। तो बहुत करीबी रिश्ते थे इनके ट्रंप के साथ। अब ट्रंप ने बहुत सारा तो रिलीज़ कर दिया है डेटा, पर ये डेटा अभी तक ट्रंप साहब ने रिलीज़ नहीं किया है कि इनके क्या ख़ास ताल्लुकात थे। तो लोग कह रहे हैं कि सारा का सारा कोर्ट के ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दो, जो एफबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास थे। पर लोग कह रहे हैं कुछ की कुछ इनमें से रिडैक्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रंप साहब अपना भी कच्चा चिट्ठा नहीं खुलवाना चाहते। तो और ट्रंप बाद में अब डिनाई करते हैं हर चीज़ पर। इनके हज़ारों फ़ोटोज़ हैं, पार्टियों में साथ में हैं, और ये जो थे ये सप्लाई भी करते थे लड़कियाँ बड़े-बड़े लोगों को, इंक्लूडिंग एहूद बराक, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे इज़राइल के, और तमाम लोग हैं, ये उनके भी बहुत क्लोज थे, जो बड़े वॉल स्ट्रीट के माने जाते हैं इन्वेस्टर्स और टेक इंडस्ट्री के ब्रो, जैसे पीटर थिल, जिन्होंने फंड किया पैलेंटियर और ये सब, और इलॉन मस्क,
इलॉन मस्क हालाँकि कल ही कुछ एक ट्रांस रिलीज़ हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इलॉन मस्क हालाँकि डिनाई करते थे कि मैं तभी इनके पास नहीं रहा, पर बहुत सारे ईमेल हैं जिसमें वो इनके साथ प्लान्स बना रहे हैं, इनके आइलैंड पे आने का। ये एक आइलैंड भी चलाते थे। वो आइलैंड इसलिए इन्होंने लिया था शुरू में यूएस वर्जिन आइलैंड्स में कि इससे इनकी इनकम टैक्स 90% कम हो जाती थी। ये भी एक तरह का समझिए टैक्स अवॉइडेंस ही है। तो ये वहाँ पे लोगों को बुलाते थे। सर्गेई ग्रिन जो गूगल के को-ओनर हैं, को-फाउंडर हैं, वो भी एक रशियन Jew हैं। वो पीटर थिल भी यहूदी हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। और इसी तरह से ये और लोगों के भी बहुत क्लोज़ थे। सबका टिश फैमिली जो है, वो एक बहुत बड़ी यहूदी फैमिली है जो रियल एस्टेट कंट्रोल करती है और अ स्पोर्ट्स टीम्स न्यूयॉर्क में कंट्रोल करती हैं। तो ऐसे बहुत लोगों के क्लोज़ थे ये, उनके साथ बहुत इनके लॉरेंस समर्स जो हार्वर्ड के प्रेसिडेंट भी थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका में, उनके भी बहुत क्लोज़ थे। तो इन सब के क्लोज़ थे वो। और क्या इनके साथ लेन-देन था ये अभी क्लियर मुझे नहीं है, क्योंकि अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं हुए हैं। पर और 2019 में जेफरी एप्स्टीन को मृत पाया गया। वो लटके हुए पाए गए प्रिज़न के सेल में और कहा जाता है कि आत्महत्या है। इस पे भी कुछ डिस्प्यूट है, क्योंकि जब लोगों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ करो, तो एफबीआई ने कहा हमने अनएडिटेड फुटेज रिलीज़ कर दिया है, पर पाया गया लोगों से कि 2 मिनट 53 सेकंड्स का फुटेज, ऑलमोस्ट 3 मिनट्स का फुटेज मिसिंग था उसमें से, जिसको एफबीआई बता रहा था कि अनएडिटेड है। उसके बारे में भी काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं कि वो वाक़ई में उन्होंने आत्महत्या की या उनके साथ कुछ और गेम किया गया पावरफुल लोगों ने। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब ऐसे शख्स के साथ क्योंकि इनको शायद मूवर और शेकर माना जाता था, ये वापस आ गए न्यूयॉर्क। कुछ लोग इनसे नहीं मिलते थे, पर काफ़ी लोग इनसे मिलते रहे। तो हमारे हरदीप सिंह पुरी भी इनसे मिले हैं। डॉक्यूमेंट्स में साफ है, आप गूगल करके खुद भी देख सकते हैं। और इन्होंने ये एडवाइस भी दिया है, ये बता रहे हैं खुद। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको नकार रही है। स्पोक्सपर्सन ने एमईए के कहा कल कि ऐसे व्यक्ति के जो कन्विक्टेड ऑफेंडर हो उसकी बात पे क्या, पर ये डिबेटिंग में साफ कहा जाता है कि ये सही अप्रोच नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट पे नहीं आर्ग्यू करो, बट आप किसने आर्ग्यूमेंट किया है उस पे आर्ग्यू करो। यानी कि जब आप डिबेट कर रहे हो तो आपको रीजन करना चाहिए ऑन द पॉइंट्स ऑफ द डिबेट, इस पे नहीं कि ये डिबेट कौन कर रहा है, किसकी तरफ से ये डिबेट है। ये इस फैलेसी को कहा जाता है एड होमिनम फैलेसी। जब आप आर्ग्यूमेंट को नहीं बल्कि किसने आर्ग्यूमेंट किया है उसको नकारते हो। तो इस तरह का दिया है। इसमें कहीं ये नहीं कहा कि हमने एडवाइस नहीं सीख की एप्स्टीन से, ये कहीं नहीं आया है एमईए के डिनायल में कि ना हम मिले हैं, ना हमने कोई एडवाइस सीख की है, ना हरदीप सिंह पुरी मिले हैं, ना कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव मिला है। तो इसका मतलब है कि और आप जो बाकी देख रहे हैं इसमें ईमेल में जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सच ही है कि कतर इनसे एडवाइस ले रहा है, कतर का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो ये भी चीज़ सच है, फिर इसका मतलब ये है, क्योंकि कोई नकारा भी नहीं गया और ये पैटर्न में फिट होता है। क्या पैटर्न है ये? मैं आपको ये पैटर्न भी बता देता हूँ। देखिए, आपको ये पता है कि जब राफ़ेल का डील हुआ, तो यहाँ से वो कि उसमें अनिल अंबानी को लिया गया एज़ एन ऑफसेट पार्टनर, किकबैक्स का एलिगेशन है। तो यहाँ से तो हमारी सरकार ने और सबने इसको रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी नहीं किया एंटरटेन होने के लिए। बस एक क्या कहते हैं सील्ड एनवेलप में इनको दिया गया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं एक्सेप्टेबल है सील्ड एनवेलप। पर फ्रांसुआ होलांड जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि रिलायंस के लिए प्रेशर इंडिया से आया, इंडियन गवर्नमेंट से आया अनिल अंबानी को ऑफसेट पार्टनर लेने के लिए। 2018 में उन्होंने बताया, वो 2017 तक प्रेसिडेंट थे फ्रांस के। इसी तरह से आप देखिए कि किस तरह से अडानी के साथ हो रहा है। अडानी के ऊपर गौतम अडानी के ऊपर इंडाइटमेंट है यूएस कोर्ट्स में और अरेस्ट वारंट है, और 2 किस्म का है।
एक तो सिविल केस है और एक क्रिमिनल केस है। सिविल केस जो है वो एसईसी चला रहा है, क्रिमिनल केस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चला रहा है, डीयूजे। दोनों में अरेस्ट वारंट हो चुका है, इंडाइटमेंट हो चुका है, पर वो सर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 2 बार इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया सर्विंग ऑफ नोटिस। तो फिर एसईसी गया फिर से कोर्ट कि भाई बाय अदर मीन्स द नोटिस शुड बी सर्व्ड। जैसे ही वो गया तो कल की खबर ये है कि अडानी जी मान गए। अडानी जी के जो लॉयर्स हैं उन्होंने कहा हम नोटिस एक्सेप्ट करते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत महंगे और सबसे टॉप के लॉयर हैं न्यूयॉर्क के। आप पूरा केस गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं अडानी जी को जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो उन्होंने 1 रुपए पे पर स्क्वायर मीटर, 1 रुपए से 30 रुपए तक पर स्क्वायर मीटर 14,000 एकड़ जमीन दी है। 10 पैसे पे दी है बैरन लैंड और सबमर्ज्ड लैंड, 10 पैसे पर स्क्वायर मीटर पे। इनके जहाज में वो बैठ के आए जब प्रधानमंत्री का शपथ लेने आए 2014 में। हालांकि वो एलिजिबल थे गवर्नमेंट प्लेन में आने के, पर उनके प्राइवेट जेट में आए अडानी के। एक तरह से सिग्नल भी दिया उन्होंने। और आप आज तक देख लीजिए, जहां ये जाते हैं वहां पे अडानी का डील होता है। ये अपने साथ इजराइल लेके गए, उन्होंने हाइफा पोर्ट ले लिया अडानी ने। बांग्लादेश में जब ये थी शेख हसीना, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसके रेट बहुत हाई हैं। बांग्लादेश में बहुत प्रोटेस्ट हो रही हैं, पहले भी और अब भी, कि इतने हाई रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं। और इस सब के बावजूद आप कल की खबर है कि अडानी पावर का जो है सप्लाई बढ़ गई है बांग्लादेश में। तो सरकार कोई भी हो, काम निकल जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो अडानी के डील्स। तो मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का जो बिहेवियर है ये हमें शोभा नहीं देता, हमारे ना सरकार को ना हमारे प्रधानमंत्री को। और ये अब जो एप्स्टीन से बात पता चल रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पूरा सिस्टम गेम किया गया है। चाहे वो इस तरह के आदमी के साथ कांटेक्ट, और हो सकता है कि कुछ लेन-देन भी रहा हो, वो फ्री में तो करेगा नहीं आपके सारे काम। तीसरी बात ये है कि ऐसी क्या चीज़ हमें इज़राइल से नहीं मिल रही थी, जो चाहिए थी अब से पहले? और क्या ऐसी चीज़ थी जो अमेरिका नहीं दे रहा था? हर अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया के फेवर में रहा है, बिल क्लिंटन के ज़माने से। चाहे वो बुश जूनियर थे, चाहे वो ओबामा थे, चाहे वो ट्रम्प फर्स्ट टर्म में थे, चाहे वो बाइडेन थे। तो ये भी नहीं कह सकते। अब आप ये देखिए कि किस तरह से भक्त जो हैं वो अटैक करते हैं और झूठ फैलाते हैं। अ, और वो इन चीज़ों से मेंटेन होता है। इस इमेज बिल्डिंग का आपको एक अंदाज़ा बताऊँ, ये जो प्रधानमंत्री की इमेज बनाई गई है, ये मुझे इसका एक अंदाज़ा हुआ 2019 का इलेक्शन जब होने वाला था। मैं एक दिहाड़ी पे एक मज़दूर से मिला जो गार्डनिंग कर रहा था। वो मैंने उससे पूछा तुम किसके लिए वोट दोगे? उसने कहा बेशक मोदी जी के लिए। तो मैंने पूछा तुम्हारा क्या हाल रहा है इस पिछले 5 सालों में? तो उसने मुझे बताया कि उसका एक ट्रक का बिज़नेस था, वो उसके किस्तें नहीं दे पाया क्योंकि कि जब जीएसटी का प्रभाव पड़ा और 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो वो अपनी किस्तें पूरी नहीं कर पाया अपने ट्रक के। और तब से वो दिहाड़ी पे मज़दूरी कर रहा है। तो मैंने कहा फिर क्यों दोगे तुम वोट? तो उसने कहा क्योंकि मोदी जी ने हमारा नाम बढ़ाया है विदेश में, हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है। यानी कि एक तरह से मैं भी भावुक हो गया उसकी बातें सुन के, क्योंकि उसका जज़्बा देख के, उसके देश के लिए जज़्बा देख के मैं भी सोचने लगा कि वाक़ई में लोगों के दिल में ये है जज़्बा और लोग इसके लिए भी देते हैं वोट। हालाँकि खुद उसने सफ़र किया। तो लोग इस तरह से सोचते हैं और इसका फिर राजनीतिक फ़ायदा भी लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मुझे कल पार्क में मिले एक भक्त साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं क्या हो गया ट्रम्प को। पहले तो वो अपना बड़ा भाई कहता था मोदी जी को और उनको बड़ा मानता था, और अब वो उसके तेवर दिखा रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। अब आप ये समझ सकते हैं, आपकी अकल में आ सकता है कभी कि ट्रम्प किसी को अपना बड़ा भाई मानता था और किसी के नीचे झुकता था? वो तो वो तो इसमें एन्जॉय करता है दूसरों को अपने सामने झुकाने के, और नए-नए तरीके निकालता है। बल्कि जो ये हमारे ऊपर टैरिफ लगे हैं, वो
मेरी राय में ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि नहीं एक्नॉलेज किया गया अमेरिका का रोल मध्यस्थता में और ट्रम्प का रोल। हालांकि कई दफ़ा कॉल्स आई उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप गूगल कर सकते हैं, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट खुद ही अनाउंस कर रही थी कि जेडी वैंस का कॉल आया और मार्को रूबियो के कॉल्स आए और ये वो। इसीलिए ट्रम्प को सबसे पहले पता थी, उन्होंने अनाउंस करी ये पीस डील। तो पर इस तरह का जो है फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट करना कि मैं उनसे गले मिल रहा हूँ, जबकि आप हिंदुस्तान में किसी से गले नहीं मिलते। जब मैं आप हिंदुस्तान में किसी को अपना बराबर नहीं समझते, आप उनके साथ नहीं बैठते, ना हँसते खेलते हैं, और वहाँ पे आप सिंग एंड डांस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो इससे आपको पता चलता है कि पूरी पॉलिटिक्स क्या है। एक और अंकल जी थे, उन्होंने मुझे कहा कुछ महीने पहले कि देखा कैसे मोदी जी ने रुकवा लिया ब्रिटेन का जेट। एक F-35 जेट जो था ब्रिटेन का नेवी का, वो कुछ ख़राब हो गया था हवा में, तो वो कैरियर पे जाने की जगह, एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह वो आके कोची में लैंड कर गया और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, उसकी ठीक नहीं हो पाई वो जो भी ग्लिच थी। तो ये बोला जा रहा था वक्त मंडली में कि वो मोदी जी ने रुकवा लिया है यहाँ पे। तो ये अपना वर्चस्व फैलाने के लिए, अपना इलेक्शन फैलाने के लिए ये पूरा रचा गया है सिस्टम। अब देखना ये है कि आगे-आगे क्या रेवलेशंस निकलते हैं। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एप्स्टीन जैसा केस होगा और हमारे प्रधानमंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मुल्क की साख होता है, एक मुल्क का गौरव, इकबाल और हमारी इज्जत है उसमें अटैच्ड। आप सोचिए ज़रा, अगर कोई और ऐसा करता, अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव इसमें पकड़े जाते ऐसे में, तो आप सोचिए कि मीडिया किस तरह से इसको उछालता और क्या है उसके। और यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, बिल्कुल सन्नाटा है, लोगों ने दबा दिया है, ना कोई डिस्कशन हो रहा है मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे। इससे आपको हमारे मीडिया का भी स्तर पता चलता है और खौफ पता चलता है कि क्या हो रहा है। पर मैं आपके पास लाता रहूँगा इस तरह के खुलासे, आप सुनते रहिए। शुक्रिया। प्लीज़ हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हिंदी वीडियोस इसी हिंदी चैनल पे आएंगे। जो पुराना चैनल था उस पर इंग्लिश के वीडियोस डालते रहेंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।